हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 13 जनवरी के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, कल यानी 17 जनवरी से हमारा आरबीआई ग्रेड बी का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। और 26 जनवरी के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे इस बैच में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। किस राज्य की सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करी है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी है। छत्तीसगढ़ में अभी अभी नई सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई। ट्राइबल लीडर हैं, ट्राइबल नेता हैं विष्णुदेव साई। तो कंकुरी जो एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये विधायक हैं। और अजीत जोगी के बाद दूसरे जनजातीय यानी ट्राइबल लीडर हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं जब से छत्तीसगढ़ बना है सन 2000 में। तो ये योजना क्या है? इसमें छत्तीसगढ़ से लगभग 20,000 ऐसे श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कहा जाता है। तो 20,000 श्रद्धालु हैं छत्तीसगढ़ से, पिलग्रिम्स हैं। इनको रामलला के दर्शन कराएगी छत्तीसगढ़ की सरकार फ्री में। अयोध्या धाम उन्हें भेजा जाएगा और भगवान राम का जो मंदिर है वहाँ भव्य मंदिर, जिसकी अभी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होगी, उसके दर्शन कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी श्रद्धालु जाएंगे 20,000, उनको एक रात वाराणसी में रुकने का मौका भी मिलेगा। और वाराणसी में वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वहाँ का जो टूरिज्म बोर्ड है, वो उठाएगा। इसके लिए उन्होंने IRCTC के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस तीर्थ यात्रा के लिए 18 से 75 साल तक के जो लोग हैं वो एलिजिबल होंगे। और जिनकी उम्र 55 से ज़्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर आप दिव्यांग हैं तो भी इस यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। रफली छत्तीसगढ़ से अयोध्या 900 किलोमीटर है। तो IRCTC जो है वो स्पेशल ट्रेन भी चलाएगी इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए। वैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, अभी 90 सीटें वहाँ विधानसभा की। वहाँ पे बीजेपी को मिली 54, कांग्रेस को मिली 35, और बची हुई एक सीट किसको मिली? ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। तो ये पार्टी है जिसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसे मिली वो एक सीट। महाराष्ट्र की सरकार ने एक नया कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षण रिजर्व जो है वो बनाया है। इसका नाम है अटापड़ी। ठीक है, अटपड़ी संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो क्या होता है। कंजर्वेशन रिजर्व एक खास जगह होती है जो सरकार डेजिग्नेट करती है, राइट। कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं वो अनइनहेबिटेड होते हैं, यानी वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता। और भारत की सरकार जो है पूरी तरह से वो उन्हें ओन करती है। तो एक कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, एक कम्युनिटी रिजर्व होते हैं। अगर वहाँ लोग रह रहे हैं तो हम उन्हें कम्युनिटी रिजर्व बोल देते हैं, वरना कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे हम किसी खास तरह के जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करते हैं। और ये एक कॉरिडोर का काम करते हैं। ये 2 नेशनल पार्क या 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? तो एक तरह से ये कनेक्टर का काम करते हैं 2 नेशनल पार्क या 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। तो अटपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व महाराष्ट्र का नया कंजर्वेशन रिजर्व है, सांगली जिले में। ये वही सांगली है जहाँ की हल्दी बहुत मशहूर है, जहाँ की हल्दी को GI टैग मिला हुआ है, राइट। कंधमाल हल्दी, सांगली की हल्दी, कंधमाल उड़ीसा में है, और इवन एरोड तमिलनाडु की हल्दी, इन सबको GI टैग मिला हुआ है। तो ये किसको आपस में जोड़ेगा? क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व 2 एरियाज को कनेक्ट करता है। तो ये मैनी करके एक कंजर्वेशन एरिया है, उसको जोड़ेगा मालधोक पक्षी विहार के साथ। मालधोक बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है, उसको मैनी कंजर्वेशन एरिया उसके साथ जोड़ेगा। और ये किसको बचाने के लिए बना है ये कंजर्वेशन रिजर्व? तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व बना है ये 4 तरह के जानवरों को बचाने के लिए बना है। ये 4 तरह के जानवर कौन हैं? एक तो हैं जंगली कुत्ते यानी वाइल्ड डॉग्स, एक है वुल्व्स, राइट, वुल्व, एक है जैकल यानी सियार, और एक है फॉक्सेस यानी लोमड़ी। वुल्व शायद भेड़िया। तो ये 4 तरह के जानवरों को बचाने के लिए ये काफ़ी सारे जो हैं
जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन ये जानवर काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो खरगोश है या जो दूसरे सिवेट वगैरह होते हैं, एक तरह की बिल्ली होती है सिवेट, वो सब भी यहाँ पे पाई जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने RS2 हीट टॉलरेंट कोविड वैक्सीन बनाई है? RS2, देखिए कोविड की वैक्सीन के साथ समस्या ये है कि उसे काफ़ी रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, काफ़ी कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो RS2 हीट टॉलरेंट है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको IISc बेंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने एक कंपनी है मिनवैक्स, उसके साथ मिलकर बनाया है। MYNVAX, मिनवैक्स के साथ मिलके बनाया है, राइट। तो वैसे कोविड की कई दवाइयां ऐसी हैं जो भारत ने बनाई थी, ये उनमें से एक है, हीट टॉलरेंट है RS2। एक हमने, आपको याद होगा, इंकोवैग बनाई थी, जो आप नाक के रास्ते से ले सकते हैं। ये पहली दवाई थी पूरी दुनिया में जो इंट्रानेजल थी, इसको भारत बायोटेक ने बनाया था। और इवन जो कोवैक्सिन थी वैक्सीन, उसको भी भारत बायोटेक ने ही बनाया था, हैदराबाद की कंपनी है, उसी ने ही बनाया था। इसके अलावा भी भारत में कई वैक्सीन बनी हैं, जैसे जाइकोव डी एक वैक्सीन थी, DNA वैक्सीन थी जाइकोव डी, इसको जाइडस कैडिला जो कंपनी है उसने बनाया था बिरैक के साथ मिलके, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल जो है बिरैक, उसके साथ मिलके। तो कई तरह की दवाइयाँ, ऐसी बात नहीं है, कई तरह की दवाइयाँ जो है वो भारत में बनी हैं। और दवाइयों की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे बता दूं कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है, उन्होंने IDRS लैब्स कंपनी है बेंगलोर की, उसके साथ मिलकर दवाई बनाई है प्रीवेल। इसमें केमिकल है जिसको बोलते हैं 6-मर्केप्टोप्यूरिन, कैंसर के लिए काम करेगी, बहुत अच्छी दवाई है। ये पहली दवाई है जो भारत में बनी है, जो केमिकल ड्रग है जिसको आप मुंह के रास्ते से ले सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भी IDRS लैब्स के साथ मिलकर कैंसर की दवाई बनाई है एक्टोसाइट, AKTOCYTE, एक्टोसाइट। चिकनगुनिया के लिए दुनिया की पहली दवाई बन गई है जिसका नाम है इक्सचिक, इसको बनाया है फ्रांस की कंपनी वालनेवा ने, वालनेवा। और कैंसर के लिए एक दवाई भारत में बनी है जिसका नाम है इम्यूनो एक्ट, कंपनी का नाम है, IIT बॉम्बे की कंपनी है। इन्होंने नेक्सकार-19 के नाम से बाजार में बेचना शुरू करा है। ये CAR T थेरेपी है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, टी सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए। तो नेक्सकार-19 के नाम से बाजार में बिक रही है इम्यूनएक्ट कंपनी के द्वारा। तो ये सारी दवाइयां बनी हैं। कुल कितने संसद सदस्यों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको संसद रत्न का अवार्ड मिला है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी डीप में आपको बताना पड़ेगा संसद रत्न अवार्ड के बारे में। देखो, संसद रत्न अवार्ड, ये आइडिया था APJ अब्दुल कलाम जी का, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने इन अवार्ड्स को 2010 में शुरू करवाया था। किस संगठन से? एक संगठन है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने APJ अब्दुल कलाम जी के कहने पर 2010 में ये अवार्ड स्टार्ट करवाए थे। और इनके पीछे ये चेन्नई का एक संगठन है, एक चेन्नई का संगठन है ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। और एक मैगजीन है जिसका नाम है प्रीसेंस, ये दोनों मिलके ये अवार्ड देते हैं, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और मैगजीन है मैगजीन जिसका नाम है प्रीसेंस। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जो सांसद बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, जो सवाल पूछते हैं, और ये सारा डेटा लिया जाता है लोकसभा की वेबसाइट, राज्यसभा की वेबसाइट और PRS जो वेबसाइट है वहाँ से, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। इवन मैं PRS वेबसाइट का बहुत यूज़ करता हूँ, जो भी मैं आपको बिल वगैरह पढ़ाता हूँ वो सारे PRS से ही पढ़ाता हूँ, बहुत टॉप की वेबसाइट है। तो इनसे डेटा वगैरह लिया जाता है और फिर देखा जाता है किस सांसद का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो 2 अवार्ड होते हैं जो दिए जाते हैं, इस बार एक और अवार्ड भी दिया गया। तो संसद रत्न होता है जो हर साल दिया जाता है, फिर होता है संसद महारत्न जो 5 साल में एक बार दिया जाता है। अभी 17वीं लोकसभा खत्म होने वाली है, तो 5 साल के लिए जो बेस्ट सांसद रहे उनको मिलता है। और एक इस बार और दिया गया सांसद उत्कृष्ट मन रत्न, ये उन्हें दिया गया जिन्होंने पिछली लोकसभा यानी 16वीं लोकसभा जो थी उसमें जिन्होंने संसद महारत्न अवार्ड जीते थे, ठीक है ना। तो उनको इस बार सांसद उत्कृष्ट मन रत्न अवार्ड मिला। इसके अलावा पहली बार संसद महारत्न संसदीय समितियों को भी दिया गया, क्योंकि ये समितियां भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले संसद रत्न और संसद महारत्न में फर्क बताता हूं। संसद रत्न अवार्ड हर साल दिया जाता है और संसद महारत्न 5 साल में एक बार दिया जाता है। संसद रत्न इस बार 5 लोगों को मिला और संसद महारत्न इस बार 4 लोगों को मिला। तो सबसे पहले महारत्न देखते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा है। संसद महारत्न जिसने 17वीं लोकसभा में सबसे अच्छा काम किया, ऐसे कौन से सांसद हैं? तो 4 हैं। कौन कौन? NK प्रेमचंदन, अधीर रंजन चौधरी,
विद्युत बरन महतो, और मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया है वो कहाँ से हैं और कौन सी पार्टी के। तो ये है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल, एन के प्रेमचंद्रन। अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के हैं बंगाल से। विद्युत बरन महतो भाजपा झारखंड। और हीना विजय कुमार गावित भाजपा महाराष्ट्र। इन्होंने 17वीं लोकसभा में 5 साल सबसे अच्छा काम किया। अब संसद रत्न की बात करते हैं, ये हर साल दिया जाता है। तो पिछले 1 साल में इन 5 लोकसभा सदस्यों ने सबसे अच्छा काम किया। सुधीर गुप्ता भाजपा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं महाराष्ट्र से। सुकांत मजूमदार भाजपा के हैं बंगाल से। कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और अमोल राम सिंह कोले ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो इन्होंने पिछले 1 साल में सबसे अच्छा काम किया है, कोई डाउट इसमें? इनफैक्ट कुलदीप सिंह जो है ना ये कांग्रेस के, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोहले और सुधीर गुप्ता, इनको ये तीसरी बार मिला है संसद रत्न। तो इतना अच्छा काम ये हर बार कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है आपको? तो 5 लोगों को मिला है संसद रत्न और 4 लोगों को मिला है संसद महारत्न। इसके अलावा जो 16वीं लोकसभा थी उसमें संसद महारत्न किसे मिला था? 3 लोगों को मिला था, श्रीरंग अप्पा बारने, सुप्रिया सूले और भर्तृहरि मेहताब। तो इनको क्योंकि 16वीं संसद में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इन्हें संसद महारत्न उस समय मिला था 5 साल पहले, तो इनको इस बार एक सांसद उत्कृष्ट मन रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ठीक है, ये एक नया अवार्ड आप कह सकते हैं। ये नया अवार्ड उन्हें मिला है जो पिछली लोकसभा में जिन्हें संसद महारत्न मिला था, उनको इस बार भी सम्मानित किया गया अपने अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए। और एक जो बदलाव इस बार किया गया है, संसद महारत्न मैंने आपको बताया इन 4 लोगों को मिला है, ठीक है, लेकिन इस बार 3 जो है लोकसभा की हमारी जो समितियां हैं, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्हें भी महारत्न मिला है। ये पहली बार हुआ है भारत में। ये कौन सी हैं? एग्रीकल्चर कमेटी जिसके अध्यक्ष थे पीसी गद्दी गौडर, भाजपा कर्नाटक के नेता हैं ये। वित्त समिति इसके अध्यक्ष थे जयंत सिन्हा। और परिवहन और पर्यटन समिति इसके अध्यक्ष थे विजय साई रेड्डी और टीजी वेंकटेश। क्लियर? तो इस बार 3 संसदीय समितियों को भी संसद महारत्न मिला है। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे अवार्ड किस व्यक्ति को दिए जाए ये डिसाइड करा एक ज्यूरी ने, एक कमेटी ने। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस कमेटी का चेयरमैन ऐसा कोई नहीं था, इसमें 2 लोग थे। लेकिन मैं रिपीट करता हूं, ये अवार्ड किसको दिए जाएं? ठीक है, तो इसके लिए जो है एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के चेयरमैन 2 लोग थे। एक थे टी.एस. कृष्णमूर्ति, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और एक अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर है। अर्जुन राम मेघवाल जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये 2 थे उस कमेटी के चेयरमैन, जूरी कमेटी के चेयरमैन, जिसने डिसाइड किया कि किसको संसद रत्न और महारत्न दिया जाना है। किस देश ने चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक कमर्शियल मिशन कराया जिसका नाम है पेरेग्रीन मिशन? ये अमेरिका ने कराया। तो क्या ये नासा ने कराया? नहीं। तो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें दी हैं। ये लैंडर है जो चंद्रमा पे उतरेगा। इस लैंडर का नाम क्या है? इस लैंडर का नाम है पेरेग्रीन। और ये लैंडर किसने बनाया है? ये लैंडर बनाया है अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने जिसका नाम है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इस मिशन में 5 सैटेलाइट भी इस्तेमाल हो रहे हैं जो चांद पे नजर रखेंगे। तो 5 सैटेलाइट किसने बनाए हैं? नासा ने। 5 सैटेलाइट किसने बनाए हैं? नासा ने। लैंडर किसने बनाया है? लैंडर का नाम है पेरेग्रीन, जिसके नाम पे मिशन है पेरेग्रीन मिशन। तो पेरेग्रीन को बनाया है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने। और ये सारा रॉकेट में डाल के भेज दिए। तो रॉकेट का क्या नाम है? रॉकेट का नाम है वल्कन हैवी रॉकेट। वल्कन हैवी। और ये रॉकेट किसने बनाया? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ये भी एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो फिर से रिपीट करते हैं, 5 पेलोड यानी 5 सैटेलाइट नासा ने, लैंडर पेरेग्रीन वो बनाया एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने, और वल्कन हैवी रॉकेट में ये सब डाल के भेज दिया। और वल्कन हैवी रॉकेट को बनाया यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। और ये अमेरिका ने 52 साल के बाद मिशन करा है कोई चांद पे, जिसमें चांद पे कोई लोग भेजें। अपोलो पिछला जो मिशन किया था, अपोलो 17 जो मिशन था अमेरिका ने 1972 में किया था, जिसमें चांद पे लोग भेजे थे। तो उस बात को 1972 की बात है, तो 52 साल हो गए हैं।
चांद पे जाने की कोशिश कई कंट्री कर चुके हैं, जैसे इजराइल फेल हो गया, इजराइल ने अपना मिशन किया था बेयर शीट, ये फेल हो गया। जापान के तो दो दो मिशन फेल हो गए अभी। एक जापान ने मिशन करा था जिसका नाम था ओमोतनाशी, ये फेल हो गया पिछले साल। और जापान का एक मिशन और था अभी अभी हकुटो आर, ये भी फेल हो गया। इसमें लैंडर का नाम था M1 लैंडर, तो हकुटो आर भी फेल हो गया। अब लेकिन जापान ने जो लेटेस्ट मिशन करा है स्लिम, वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। खैर जापान ने कहा है कि 20 जनवरी को ये पहुंच जाएगा, 20 जनवरी 2024। आज 16 तारीख तो हो ही गई है, 4 दिन बाद पता चल जाएगा ये मिशन सफल होगा या नहीं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा का 12वां चरण का शुभारंभ कहां से करा? तो 12वां चरण पहुंच गया है अब बंगाल में, तो आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला चरण था 5 मार्च 2022 को, लगभग 2 साल पहले, मांडवी से पोरबंदर तक। सागर परिक्रमा ये होती है कि जो मछली पालन है मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, उसके लोग जाते हैं, मछुआरों से मिलते हैं, तटीय यात्रा करते हैं और मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और सरकारी नीतियां, सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिससे उन्हें लाभ हो सके। सागर परिक्रमा का जो पहला चरण था वो मांडवी से पोरबंदर तक था, 5 मार्च 2022 को शुरू करा था। और 10वां चरण जो है वो अभी अभी लॉन्च हुआ था चेन्नई बंदरगाह से, जो आंध्र प्रदेश में मेनली नेल्लोर, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम वगैरह यहाँ गया था। और जो 11वां चरण था वो लॉन्च किया था गंजम जिला ओडिशा से, जिसमें जिसमें वो अलग अलग जगह पे गए थे उड़ीसा की, गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर वगैरह गए थे। और ये 12वां चरण है। 12वें चरण में बंगाल में कई जगह पे जाएंगे। तो ये शुरू किया गया दीघा नाम की एक जगह है बंगाल में, पूर्व मिदनापुर जिला बंगाल, पूर्व मिदनापुर। क्लियर है ये एकदम? तो सागर परिक्रमा के अभी तक 12 चरण जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। किस मंत्रालय के द्वारा 2 जो हैं पोर्टल लॉन्च किए गए? एक तो है पैसा पोर्टल, इसका डैशबोर्ड, और एक है पीएम स्वनिधि मिशन का मॉनिटरिंग पोर्टल। तो ये करे गए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। पैसा की फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पैसा की एक फुल फॉर्म होती है पोर्टल ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। खैर ये नहीं आता एग्जाम में, फुल फॉर्म वगैरह नहीं आती है। पैसा पोर्टल ये है क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की। इसमें स्ट्रीट वेंडर लोन ले सकते हैं, पहली बार में 10,000, दूसरी बार में 20,000, और अगर ये भी टाइम पे चुका दिया तो अगली बार 50,000 तक का ले सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 तक का लोन वो ले सकते हैं। इसको बोलते हैं पीएम स्वनिधि योजना। सिर्फ 7% पे ब्याज पे पैसा मिल जाता है, और वो भी कोलेट्रल फ्री, गारंटी फ्री। तो पीएम स्वनिधि के लिए ये पोर्टल है, पीएम स्वनिधि को मैनेज करेगा, अच्छे से पारदर्शिता लाएगा। ये योजना 1 जून 2020 को शुरू हुई थी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो उसके लिए पोर्टल है, डैशबोर्ड है। दूसरा है पैसा पोर्टल। एक योजना चलती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन, जिसको चलाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसमें कई तरह की फैसिलिटी दी जाती हैं। जैसे अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। शहरी इलाके में तो 10 लाख तक का ले सकते हैं। तो आपको सस्ता लोन मिल जाता है, 7% ब्याज पे मिल जाता है। वो भी अगर आप टाइम पे चुका दें तो 3% का अनुदान मिल जाता है, तो आपको सिर्फ 4% देने पड़ेंगे। तो ये पैसा पोर्टल क्या करता है, पारदर्शिता लेके आता है। राष्ट्रीय ये जो योजना है शहरी रोजगार मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें तो जो ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 3% का ब्याज कम हो जाता है, ये सब वो मैनेज करता है। तो पैसा पोर्टल पे ये सब होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज अनुदान जो है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। तो पैसा पोर्टल को बनाया है इलाहाबाद बैंक ने। इलाहाबाद बैंक ने इसको डिजाइन और डेवलप करा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों पोर्टल जो हैं आवास शहरी कार्य मंत्रालय के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के अनुसार 2024 में हमारी बेरोजगारी दर, वैश्विक बेरोजगारी दर क्या होगी पूरी दुनिया की? तो ये 2023 में थी 5.1 और 2024 में होगी 5.2, यानी थोड़ी सी बेरोजगारी दुनिया में बढ़ेगी। यह रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रकाशित करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने किस जिले में एंथ्रेक्स और ईएनटी के जो टीके हैं उनके उत्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता करा है? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सुविधा स्थापित होगी, यानी डब्ल्यूएचओ के जो कानून होते हैं, डब्ल्यूएचओ के जो नॉर्म्स होते हैं, उनके जो मानदंड होते हैं,
उनके हिसाब से दवाइयाँ यहाँ पे बनेंगी। तो उड़ीसा के गंजम जिले में बनेंगी। कितनी दवाइयाँ बनेंगी? ईएनटी के जो टीके होते हैं, ईएनटी क्या होता है? एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया ये एक डिजीज है जो भेड़ और बकरियां यानी शीप और जो गोट हैं उनमें फैलता है। भेड़ और बकरियों में फैलता है, शीप और गोट में फैलता है। इसको पल्पी किडनी डिजीज भी बोलते हैं। पल्पी किडनी डिजीज, एंटेरोटॉक्सीमिया को। ये कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? ये जिस बैक्टीरिया से फैलता है उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। तो इसके लिए टीके हैं एंटेरोटॉक्सीमिया के लिए। तो कितने टीके बनेंगे ईएनटी के लिए? 2 करोड़। एंथ्रेक्स बीमारी फैलती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके बनेंगी 50 लाख खुराक, 50 लाख टीके इसके बनेंगे बैसिलस एंथ्रेसिस से फैलने वाले एंथ्रेक्स से। ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में फैलता है। तो ओडिशा को आत्मनिर्भर बनाना है इन दवाइयों में। 2 करोड़ दवाई ईएनटी की और 50 लाख एंथ्रेक्स की बनेंगी WHO के मानदंडों के हिसाब से। बेरहामपुर में, बेरहामपुर है गंजम जिले में। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको चाहिए तो वो है बेरहामपुर। कौन सा संगठन 10 से 18 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मना रहा है? 10 से 18 जनवरी तक ये मना रहा है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हमारे वाणिज्य मंत्रालय। और 16 जनवरी को होता है स्टार्टअप डे। भारत में स्टार्टअप डे होता है 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करवाया था और इस दिन अवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे 16 जनवरी के दिन। तो वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप्स के लिए किस राज्य को अवार्ड दिए गए, किस स्टार्टअप को जो है वो अवार्ड दिए गए। मालदीव ने किस देश के साथ 20 मुख्य समझौते करे हैं और अपनी जो रिलेशनशिप है, संबंध, द्विपक्षीय संबंध, उनको व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी के लेवल तक बढ़ा दिया है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है चाइना का। तो आंसर है चाइना। ये है वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू और ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये अभी मिले थे। मुज्जू जो है वो चाइना गए थे और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में साइन हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल किसने बनाई है अभी? ये हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक होता है जब हम मिट्टी के बिना पौधों को उगाते हैं। अब आप कहेंगे मिट्टी के बिना पौधे कैसे उग जाएंगे? उग जाएंगे। जो चीज़ मिट्टी पौधों को दे रही है आप दे दीजिए उन्हें। तो इसमें पौधों को हम पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनमें उगाते हैं, मिट्टी नहीं होती इसमें। उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। तो इसमें ई सॉइल का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। तो ये किसने करके दिखाया है? इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को बनाया है लिंकोपिन यूनिवर्सिटी, स्वीडन के शोधकर्ताओं ने। इससे पौधों में 50% ग्रोथ ज़्यादा होगी। कैसे होगी? ये जो ई सॉइल है इसमें 2 चीज़ें डाली गई हैं। एक तो है सेलुलोज और दूसरा है PEDOT। ये केमिकल है PEDOT, पॉली 3,4 इथाइलिन डाइऑक्सीथायोफिन। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। पीडॉट और सेलुलोज इनको डाला गया है ई सॉइल में। तो ई सॉइल मिलकर बनती है सेलुलोज और पीडॉट से। ये रूट को स्टिमुलेट करती है और 50% ग्रोथ ज़्यादा पौधों की होगी। कौन सा देश है जो इजराइल के खिलाफ मुकदमा कर दिया है जिसने कि इजराइल नरसंहार कर रहा है? इजराइल ने 23,000 लोगों को मार दिया है गाजा में, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसलिए इजराइल को एक इसके खिलाफ केस कर दिया है दक्षिण अफ्रीका ने। तो आंसर है साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का देश है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ ये केस इसने कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हैग में है। दी हैग शहर जो है वो नेदरलैंड में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं। इनमें से एक भारत के भी हैं जिनका नाम है दलवीर भंडारी। हाल ही में किस देश ने अपना आइंस्टाइन प्रोब मिशन शुरू करा है? ये एक्सरे वगैरह जो हमारे अंतरिक्ष में होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए करा है। ये चाइना ने करा है। मेन मिशन चाइना का है ये। इन्होंने रॉकेट यूज करा है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। और ये जो मिशन है ये ऐसा दिखता है जैसे लोटस फ्लावर है। एक खिला हुआ जो लोटस फ्लावर होता है, जो कमल का फूल होता है, उसके जैसी शेप है इस सैटेलाइट की। इसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब। ये बहुत सारे अंतरिक्ष के जो रहस्य हैं उनको उजागर करेगा। तो इसके लिए उन्होंने, चाइना ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? एक तो पार्टनरशिप करी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ और एक करी है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साथ। ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो है ये जर्मनी में है। हाल ही में हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू, इनको GI टैग मिला है। कहाँ के हैं ये लड्डू? तो ये बहुत फेमस मंदिर है बजरंग बली हनुमानगढ़ी मंदिर, अयोध्या। तो आंसर है अयोध्या। यूपी, तो आंसर है यूपी। यहाँ पे ये प्रसाद के तौर पे दिए जाते हैं लड्डू। अयोध्या में भगवान हनुमान को ऑफर होते हैं। ये बेसन से बनते हैं, घी और चीनी से बनते हैं और भगवान हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अयोध्या जाएंगे तो भगवान हनुमान के दर्शन के बिना भगवान राम के दर्शन अधूरे हैं।
इनफैक्ट कई लोग पहले हनुमान जो गढ़ी है वहाँ पे जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद वो राम जो है भगवान राम उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को अयोध्या शहर का कोतवाल यानी रक्षक यानी गार्डन कहा जाता है। इसके अलावा और भी उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का जो अदरक है आदि केकिर, उसे मिला है। अरुणाचल के जो हैंडमेड कारपेट हैं वांचो लकड़ी की नक्काशी अरुणाचल में, उसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में बिन बिन और नीनी, ये देखिए ये दो हैं शुभंकर। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल एशियन विंटर गेम्स होंगे चीन के शहर हार्बिन में 2025 में होंगे। तो ये शुभंकर कौन से जानवर हैं? निनबिन, ये बिन बिन और नीनी, ये हैं साइबेरियाई टाइगर यानी साइबेरियन टाइगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे? हार्बिन में होंगे। हार्बिन शहर चाइना में है। इनका स्लोगन और एम्बलम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैस्कॉट आते हैं तो मैस्कॉट याद रखिए। साइबेरिया टाइगर को हम अमूल टाइगर भी बोलते हैं। ये रशिया वगैरह ठंडी जगह पे मिलते हैं। रशिया में भी मिलता है, चाइना के जो ठंडे इलाके हैं नॉर्थ चाइना के वहाँ मिलते हैं, रशिया में मिलते हैं, कजाकिस्तान वगैरह ये जो इस तरह के जो है वहाँ मिलते हैं। किस राज्य की सरकार ने युवा निधि योजना शुरू करी है? अनाउंस 15 दिन पहले करी थी, लॉन्च करी है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद दिवस उनकी बर्थ एनिवर्सरी राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शिमोगा से लॉन्च करी है सिद्धरमैया ने। तो युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। क्या है ये योजना? इसमें बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, 3,000 रुपया मिलेगा अगर आप ग्रेजुएट हैं और 1,500 मिलेगा अगर आपके पास डिप्लोमा है हर महीने। जिरिज्म मिशन, इसने एक्सरे कॉस्मोस की छवियां प्रदान करी। जिरिज्म एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है। ये किसने लॉन्च करा था? ये करा था जाक्सा ने, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी ने मिशन करा था। इनफैक्ट जो चांद पे मिशन किया था स्लिम, उसके साथ ही लॉन्च कर दिया था, स्लिम के साथ ही 6 सितंबर 2023 को। इसका साथ दिया नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, लेकिन मेन मिशन ये जापान की स्पेस एजेंसी का था। इसका काम है अंतरिक्ष में जो एक्सरे हैं 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के, उनको डिटेक्ट करना, उनको जो है पकड़ना, उनको स्टडी करना। तो ये जिरिज्म मिशन जो है जाक्सा का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह की छवियां इन्होंने ली हैं एक्सरे की। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में 1863 और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है 27वीं बार नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, जिसका थीम है माई भारत विकसित भारत है 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 11 से 17 जनवरी। इसका थीम था बी अ रोड सेफ्टी हीरो। कन्नड़ कवि और तुलु भाषा के लेखक प्रोफेसर अमृत सोमेश्वर का निधन हो गया। त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री और पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है वासुदेव पांडे, इनका निधन हो गया। यह था हमारा 13 जनवरी का वीडियो। मैं आपको याद दिला दूं आरबीआई ग्रेड बी का बैच कल शुरू हो रहा है 17 तारीख को दोपहर में 2 बजे। अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपसे मिलता हूं 14 तारीख के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।